भारत का भूगोल चल रहा था। भारत के भूगोल में कल इसके पहले चर्चा हो चुकी है। दक्षिण भारत के कौन कौन से पठार हैं तथा उन पर निर्मित पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई और अन्नाईमुडी की पहाड़ियों की चर्चा हो चुकी है। ट्रांस हिमालय जो 4 भागों में भौतिक विभाजन किए थे, उसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय की चर्चा हो चुकी है। तीसरा पॉइंट था उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस पर चर्चा करनी बाकी है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? भाबर का मैदान, तराई और खादर और बांगर के प्रदेश। भाबर के प्रदेश क्या होते हैं, इन पर जानते हैं। वो प्रदेश होते हैं जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो जो अपने चट्टानों के तोड़ फोड़ पर कंकड़ीले और पथरीले चट्टानों को ला करके मैदानी भागों में छोड़ देती हैं, उसे क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश में गर्मियों के दिनों में जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो उस ककरीले पथरीले जगहों के नीचे से प्रवाहित होती हैं, ऊपर से नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय पानी का जो जलस्तर है नदी के वो कम हो जाता है, तो ऊपर प्रवाहित नहीं हो सकती है। कटीले पथरीले प्रदेशों से नीचे से होकर बहना जो है उनके लिए सुगम हो जाता है। इसके बाद तराई का प्रदेश क्या होता है? जो दलदली क्षेत्र होता है भाबर प्रदेश के नीचे का क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तराई का क्षेत्र कहलाता है। खादर क्षेत्र क्या होता है? खादर क्षेत्र के बारे में अभी चित्र फिर बनाएंगे। खादर क्षेत्र होता है जैसे बरसात के दिनों में नदियां जहां पर अपने प्रत्येक वर्ष जो है अपनी नई मिट्टी का प्रयोग करती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर। और जहां पर वर्ष भर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है और वो जमीन अनउपजाऊ हो जाती है धीरे धीरे, उसे क्या कहते हैं? बांगर का प्रदेश कहते हैं। इसी बात पर चर्चा करते हैं। लिखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहले इनकी स्थिति देख लीजिए कि जहां पर जिन चीजों को चर्चा कर चुके कहां पर इनकी स्थिति है उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ये किसमें आएंगे भैया? ये क्षेत्र इन क्षेत्रों पर चर्चा हो चुकी है। ये क्षेत्र किसके हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। और ट्रांस हिमालय के नीचे कौन सी श्रेणी है? बृहद हिमालय, अर्थात हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन चीजों को थोड़ा पढ़ के रखो यार तो अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब यहां से हमारे शुरू हो जाते हैं क्या? बृहद हिमालय। और इसका क्षेत्र कहां है? अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहां पहुंच जाता है? ये मणिपुर तक पहुंचता है। लिखवाए हैं ये चीजें, चित्र भी बना के दिखाए थे। जहां तक पर्वतीय प्रदेश है वहां पर मैदानी क्षेत्र नहीं हो सकता है। इसका मतलब इन क्षेत्रों में उत्तर भारत का विशाल मैदान नहीं विस्तृत होगा। यही बृहद हिमालय पर कौन सी चोटी स्थित है नेपाल में? नेपाल की बात हो रही है। वाह, कितना अच्छा बायोलॉजी भूगोल पढ़ा जा रहा है। अपनी इज्जत के साथ साथ हमारी भी इज्जत बचाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। केटू हिमालय की चोटी है ही नहीं, वो तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी की स्थिति चोटी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरह पढ़ोगे तब तो तुम बहुत अच्छी स्थिति हमारी भी कर दोगे, अपनी भी। अब जो है शिवालिक श्रेणी, 3 श्रेणियां हैं किसकी? हिमालय की। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर का प्रदेश, यही है। और भाबर का मैदान किसमें स्थित है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में। अब बनाइए चित्र इसका। तो इसको क्रॉस कर दो ताकि थोड़ा अलग दिखे। उत्तर भारत का विशाल मैदान।
उत्तर का विशाल मैदान। यहां पर कुछ चोटियां और बताए थे, तो प्रायद्वीपीय हिस्सा थे, अर्थात उत्तर हिमालय के भाग नहीं थे। कहां पर? मेघालय के 3 पठार क्या थे? गारो, खासी और जैंतिया। उनको थोड़ा अलग बना दो। किसके भाग हैं ये? प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। किसके भाग हैं? यहां पर कितनी पहाड़ी स्थित है? 3। इसको लिख दो, मेघालय का पठार। अब लिखना शुरू करिए। ये हो गया। ऊपर की बातें लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, लिख दें फिर से। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां और बृहद हिमालय की तीनों श्रेणियां लिखवा चुके हैं, इसीलिए उन चीजों को नहीं लिख रहे हैं। सीधा उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा रहे हैं, तो उसी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, स्थिति समझ में आ गई? लिखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाबर प्रदेश, नंबर 2 तराई प्रदेश, नंबर 3 खादर प्रदेश और नंबर 4 बांगर प्रदेश। खादर प्रदेश की मिट्टी इसलिए ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि इनके क्षेत्रों में नदियों के किनारे भी बसे हुए प्रदेश होते हैं। यहां पर नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी ला करके इकट्ठा की जाती है, इस कारण यहां पर खेती अच्छी होती है। बांगर प्रदेश ऊंची भूमि होती है, लेकिन ऊंची भूमि बनाया किसने? इनको भी किसने बनाया? नदियों ने ही बनाया। भाई नदियों ने अपनी मिट्टी को बहा करके लगातार इकट्ठा किया, तो वहां पर क्या हुआ? ऊंचा प्रदेश बन गया। यहां पर भी खेती होगी, लेकिन खादर की अपेक्षा कम होगी। ये बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, खेती भाई मिट्टी कौन लाया है? ये ऊंची भूमि क्यों बनी? अगर ये नदी भी दिखा रही दोआब क्षेत्र, हम आपको दोआब किसे कहते हैं? एक दोआब क्षेत्र के अंतर्गत खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोआब का मतलब क्या हुआ? 2 नदियों के बीच का जो प्रदेश होगा क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। मान लीजिए नदी होगा, इसकी जो तलाटी के आजू बाजू जमीनें हैं, यही जमीनें क्या कहलाती हैं? खादर जमीनें। कौन सी जमीनें? अब यहां पर अगर नदी बह रही है, ये नदी के दाएं और बाएं सिरे पर जो यहां पर भूमि पाई जाएगी, यहां पर नदी अपने द्वारा चट्टानों के साथ साथ नई मिट्टियों को भी बहा के ला रही है। तो यहां पर जो मिट्टी इकट्ठा हुई है, इसको कौन सी मिट्टी कहेंगे? खादर प्रदेश कहेंगे। कौन सा प्रदेश है ये? खादर प्रदेश। ये दोनों कौन से प्रदेश हैं? खादर प्रदेश। यहां पर जो उच्च भूमि का क्षेत्र पाया जाएगा,
ये उच्च भूमि बनाया किसने? इन नदियों ने ही बनाया इकट्ठा करके मलबे को। इस प्रदेश को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। ये कौन से प्रदेश हैं दोनों? खागर प्रदेश। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? दोआब। दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र दोआब होगा उसमें बांगर और खागर दोनों प्रदेश स्थित होंगे। उच्च भूमि का भी क्षेत्र होगा और खागर भूमि अर्थात नई मिट्टी के द्वारा इकट्ठा किए गए भूमि का भी क्षेत्र होगा। दोनों बात समझ में आ गई। अब इसी बात को लिखिए। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, भाबर प्रदेश। हेडिंग डालिए, भाबर प्रदेश। हेडिंग डालिए, भाबर प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में। हेडिंग डालिए। ये चित्र बना लिए हो? एक बार बना लो फिर मिटा दें। हाँ भैया जल्दी बनाइए, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ें। जल्दी करिए यार। वही हाल है कि हमारी पेंसिल चोरी हो गई, मिट्टन चोरी हो गई एक की तरह। ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करिए, पढ़िए जल्दी से। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में हो गया, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा तभी आगे लिख पाएंगे ना। हाँ भैया बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने किया। पूरी बहुत बढ़िया काम। अरे तो उनके सही कह रहे हैं, अंकित कोई काम अधूरा नहीं करते हैं। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में नदियों द्वारा लाए गए चट्टानों के अवशेष से नदियों द्वारा लाए गए चट्टानों के अवशेष से लाए गए चट्टानों के अवशेष से बने कंकड़ों पत्थरों को लाकर बने चट्टानों के अवशेष से बने कंकड़ों पत्थरों को लाकर कंकड़ों पत्थरों को लाकर छोड़ देती हैं। कंकड़ों पत्थरों को लाकर छोड़ देती हैं। तब इसी कंकरीले पथरीले प्रदेश को तब इसी कंकरीले पथरीले प्रदेश को भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तब इसी कंकरीले पथरीले प्रदेश को भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। कंकरीला पथरीला होने के कारण जहां पर कंकड़ अधिक होंगे, बुंदेलखंड का पठार अभी पढ़ा के आए, मालवा का पठार, जहां पर कंकड़ों पत्थरों की अधिकता होगी वहां पर खेती हो सकती है कि नहीं? नहीं होगी। इसका मतलब भाबर प्रदेश किससे निर्मित है? चट्टानों के द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा लाए गए चट्टानों के अवशेष से बने कंकड़ों पत्थरों की क्या है? अधिकता है। अगर कंकड़ों पत्थरों की अधिकता होगा तो खेती के लिए अनुपयुक्त होगा। इसलिए लिख लीजिए भाबर प्रदेश खेती के लिए अनुपयुक्त होता है। भाबर प्रदेश खेती के लिए अनुप्रयुक्त होता है। अनुप्रयुक्त क्यों होता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर कंकड़ीले पथरीले
चट्टानों के अवशेष द्वारा कंकरों पत्थरों का जमाव होता है, इसलिए क्या होती हैं ये खेती के लिए अनुपयुक्त हैं। अगली लाइन से लिखिए, गर्मियों के समय में नदियां इन कंकरों पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं। कंकरों पत्थरों से प्रवाहित क्यों होती हैं गर्मियों में नदियां? क्योंकि नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है गर्मियों के समय में, कम हो जाता है। तो जब पानी का प्रवाह ही नहीं होगा तो नदियां कंकरों पत्थरों से ऊपर नहीं आ पाएंगी। यही कारण है कि नदियां क्या हो जाती हैं केवल गर्मियों में। जैसे ही बरसात होगी कंकरों पत्थरों को दबाकर नदी का जलस्तर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इसी बात को लिख लीजिए। गर्मियों के दिनों में नदियां इन कंकरों पत्थरों के नीचे से गर्मियों के दिनों में नदियां इन कंकरों पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं, नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं। ये बात क्लियर हो गई भैया? नदियां नीचे से क्यों प्रवाहित होती, क्लियर हो गया? खेती के लिए अनुपयुक्त क्यों है, ये भी पता हो गया। इसका मतलब है कि भाबर प्रदेशों में खेती नहीं की जा सकती है। हो गया। भाबर के बाद कौन सा प्रदेश है उत्तर भारत के विशाल मैदान में? तराई का प्रदेश। हेडिंग डालो, तराई का प्रदेश। तराई के प्रदेश में दलदली क्षेत्र है, इसलिए यहां पर खेती की जा सकती है, लेकिन दलदली खेती ही की जाएगी। जैसे धान की खेती और केला की खेती की जा सकती है। दलदली मतलब क्या हुआ, जैसे नदियां आई, नदियां कंकड़ों पत्थरों के नीचे से जैसे ही बाहर आएंगी मैदानी क्षेत्र मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में अगर इनका पानी कम है तो वहां पर पानी का जमावड़ा कीचड़ के साथ होगा, तो वहां पर धान की खेती हो सकती है, गेहूं की खेती नहीं हो सकती है। लिखिए ये बात। जैसे गोरखपुर के क्षेत्र के तराई क्षेत्र है राप्ती नदी का, वहां पर धान की खेती इसीलिए अधिक होती है। कहाँ है तराई क्षेत्र? अरे तो कुछ मात्रा में तराई का क्षेत्र तुम्हारे तालाब के बगल में अगर कोई जमीन है तो वो भी तराई का क्षेत्र है, तो वहां पर धान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ऐसी नहर जो 12 माह चलती है, बंद ही नहीं होती, उसका प्रवाह अधिक होगा, उस नहर के बगल भी अगर गेहूं की खेती होगी तो अगर कटान बिंदु अधिक होगा तो समझ लीजिए वो खेती नष्ट हो जाएगी और धान की खेती अच्छी हो जाएगी। तो तराई का खेत छोटे छोटे अगर देखोगे तो नहर और नदियों के बगल भी होंगे। तराई का मतलब क्या है? जहां पानी का अधिकता, उसके बगल का क्षेत्र खादर का क्षेत्र माना जाएगा। वो कौन सा क्षेत्र माना जाएगा? खादर प्रदेश। इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ा रहे हैं। और कोई प्रश्न और पूछ लो। यहां से तुम्हारे मन में जितने प्रश्न उठ रहे होंगे सारे को शांत करने की क्षमता रखेंगे। उसका कारण जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो है ये सिंगबेरपुर की जो है किनारा लगने लगता है। सिंगबेरपुर में गंगा नदी प्रवाहित होती है। शीतलन गए हो कुंडा के बगल में? जब गए ही नहीं हो तो क्यों सुने ही हो ना। गए हो तो तराई का प्रदेश तो वो भी हो जाएगा। गंगा के किनारे का जो क्षेत्र है तराई प्रदेश नहीं होगा वो। क्यों बोते हैं? क्योंकि पानी की अधिकता है। क्यों बोते हैं? पानी की अधिकता। अब बात समझ में आया? तराई प्रदेश है तो तराई प्रदेश अब लिख लो, हेडिंग डालिए तराई प्रदेश। हाँ भैया सही कह रहे। अब तुम्हारी बातें क्लियर है, कुछ और पूछना है? इतनी बातें भाबर में क्लियर है भैया। भाबर प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई? भाबर प्रदेश पढ़े जरूर होगे लेकिन समझे नहीं रहे होगे। अब कोई दिक्कत? लिखो तराई प्रदेश क्या है। जहां पर नदियां होंगी ये ध्यान रखना, उसके बगल के क्षेत्र तराई प्रदेश होंगे। ये जरूरी नहीं अगर 12 माह चल रही है तब ये नदी ऐसी खुद गई और वहां पर पानी ही नहीं तो तराई का मतलब क्या निकला? फिर तराई का मतलब हुआ कि वहां पर दलदली भूमि का होना आवश्यक है। अगर दलदली भूमि नहीं है तो तराई प्रदेश नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना बस। अब नहर के बगल तो नहीं कह देना तराई प्रदेश बनेगा। देखो तराई प्रदेश वो नहर जो अल्टरनेटिव आती है, 15 दिन आएगी 3 महीने गायब रहेगी,
तो उसमें तराई कैसे बन पाएगी? वो तो नहर को ही इकट्ठा करके सींच ले, वही बड़ी बात है। चलो आगे लिखो। तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई का इतनी कंडीशन है कि याद रखना कि दलदली भूमि का होना आवश्यक है। लिखिए तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश के दक्षिण में दलदली भूमि को तराई प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश के दक्षिण में जैसे ही नदियां भाबर प्रदेश के कंकड़ीले पथरीले प्रदेश को छोड़ करके बाहर निकलेंगी तो दलदली भूमि का प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? दलदली भूमि कौन बनाया? नदियों के द्वारा लाए गए जल से दलदली भूमि का निर्माण हुआ। इसीलिए तो लिखवा रहे भाबर प्रदेश के दक्षिण में दलदली भूमि बनेगी। लिखिए भाबर प्रदेश के दक्षिण में भाबर प्रदेश के दक्षिण में दलदली भूमि को तराई क्षेत्र कहते हैं या तराई प्रदेश कहते हैं। दलदली भूमि को तराई प्रदेश कहते हैं। खादर और बांगर को बहुत अच्छे समझ लेना। इसमें इतना कंफ्यूजन होता है कि पूछता है कि नदियों द्वारा नई मिट्टी को लाने से कौन सा प्रदेश के निर्माण होता है, खादर की बांगर? कई बार प्रश्नों से सामना हुआ होगा इनका। हाँ, नई मिट्टी आएगी तो जान लेना खादर होगा। देखिए अब हेडिंग डालिए खादर और बांगर प्रदेश और चित्र बना लीजिए। खादर और बांगर प्रदेश, खादर और बांगर प्रदेश, और इसे लिख लेना दोआब क्षेत्र। एक दोआब क्षेत्र के अंदर खादर और बांगर दोनों प्रदेश होते हैं। इसको लिख लेना दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। लिखिए दोआब क्षेत्र, खादर और बांगर प्रदेश, और ये चित्र बनाइए फिर लिखवाते हैं। ये उच्च भूमि है। जब तक ये पानी यहां से बढ़ता रहा और ये दलदली भूमि का निर्माण नहीं हुआ तब तक ये खादर प्रदेश रहा, और इसके बाद ऊपर बांगर प्रदेश रहा होगा। और जब यहाँ पर नदियों का जमाव मलबा इकट्ठा हो गया तो ये भूमि ऊंची हो गई, तो नदियां क्या हो गई, यहाँ पर अपना जो है नई मिट्टी इकट्ठा करने लगी। हो गया भैया? चित्र बनाओ पहले। अरे ये चित्र बनाओ, खादर और बांगर को समझाएं। हो गया भैया? बरसात के दिनों में खादर प्रदेश हेडिंग डालिए। खादर प्रदेश हेडिंग डालिए। खादर प्रदेश, बरसात के दिनों में खादर प्रदेश, बरसात के दिनों में खादर प्रदेश बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में नदियों द्वारा, बरसात के दिनों में नदियों के किनारे किनारे, बरसात के दिनों में नदियों के किनारे किनारे का प्रदेश, बरसात के दिनों में नदियों के किनारे किनारे का प्रदेश, बरसात के दिनों में नदियों के किनारे किनारे का प्रदेश, 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 जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, जहां पर
जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, उसे खादर प्रदेश या कछारी प्रदेश कहते हैं। नदी का कछार का नाम सुने हो? कछार किसे कहते हैं? नदी के किनारे बगल का क्षेत्र, इसी को लिखिए। हाँ, पानी पहुंच जाता है उसे खादर प्रदेश या कछारी प्रदेश कहते हैं, या कछारी प्रदेश कहते हैं। खादर प्रदेश या कछारी प्रदेश कहते हैं। यहां पर नदियां प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का निर्माण करती हैं। यहां पर नदियां प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का निर्माण करती हैं। यहां पर नदियां प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे खादर प्रदेश कहते हैं तथा यह खादर प्रदेश कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। देखिए भैया खादर प्रदेश के बारे में। अब इसके बाद हेडिंग डालिए बांगर प्रदेश। अगर यहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब जमीन क्या है? ऊंची है। इसी बात को लिख लीजिए, बांगर प्रदेश हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि वहां की जमीन ऊंची है, क्योंकि वहां की जमीन ऊंची है, क्योंकि पहले यहां से उठिए, पहले यहां से उठ के बैठा, ये नीचे आवाज जाती है, यहाँ बैठा, ऊपर कमरा खाली है। क्योंकि वहां की जमीन ऊंची है, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। यह भी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बना है। यह भी नदियों के द्वारा लाए गए
अवसादों के जमाव से बना है, के जमाव से बना है, इसलिए यह प्रदेश भी खेती के लिए उपर्युक्त है। इसलिए यह प्रदेश भी खेती के लिए उपर्युक्त है। यह बात क्लियर हो गई। अभी आपको बता के आइए, उच्च भूमि का निर्माण किसने किया होगा? नदियों ने किया। किसी ने किसी किसान के द्वारा मिट्टी से फेंकी नहीं गई। जब ये उच्च भूमि बनने से पहले ये पानी जो ये कछारी क्षेत्र है, इसका कछारी क्षेत्र ये हुआ करता होगा, तो इन्हीं नदियों ने इसे मलबा इकट्ठा करके, मलबा अवसाद मतलब मलबा, इसी मलबे को इकट्ठा करके क्या बना दिया? उच्च भूमि बना दिया। तो नदियां क्या हो गई? यहां पर अपने नई मिट्टी को कहां इकट्ठा करने लगी? यहां पर इकट्ठा करने लगी, और ये भूमि क्या हो गई? उच्च हो गई। इसलिए यहां पर पानी अब नहीं पहुंच रहा, लेकिन पहले कभी भविष्य में पहुंचता था। तो अगर नदियों द्वारा इकट्ठा की गई मिट्टी है तो खेती के लिए तो उपयुक्त होगा, लेकिन ये कौन सा प्रदेश होगा? बांगर प्रदेश होगा। उतार लो, उतारो। चर्चा कर लेते हैं दोआब क्षेत्र क्या है। खागर हो गया, बांगर हो गया, भाबर हो गई और तराई हो गई। क्या बच गया? दोआब क्षेत्र। चर्चा करते हैं ना दोआब पर। हो गया? लिखिए दोआब क्षेत्र, हेडिंग डालिए दोआब क्षेत्र, हेडिंग डालिए दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच की भूमि को दो नदियों के बीच की भूमि को दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहते हैं। एक दोआब क्षेत्र के अंतर्गत एक दोआब क्षेत्र के अंतर्गत एक दोआब क्षेत्र के अंतर्गत खादर तथा बांगर, दोआब का क्षेत्र है, खादर और बांगर दोनों प्रदेश मिले हुए हैं, यही है। इसी बात को लिख लीजिए, खादर तथा बांगर दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। हो गया? भौतिक विभाजन में ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा हो चुकी है। बृहद हिमालय, हिमालय क्षेत्र का चर्चा हो चुकी है। तीसरा क्या बताए थे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीनों पे चर्चा हो गई। एक भाग बचा है। भौतिक विभाजन में भारत को कितने भागों में बांटे थे? 4। ट्रांस हिमालय, हिमालयी क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक क्षेत्र बचा है जिसका नाम है तटीय प्रदेश। बचा है, लिखिए, हेडिंग डालिए तटीय प्रदेश। चारों भौतिक विभाजन का अच्छे से वर्णन पढ़ा दिए हैं, चारों को अच्छे से रख लेना। हेडिंग डालिए तटीय प्रदेश, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिए तटीय प्रदेश। हो गया? तटीय प्रदेश के बारे में पहले समझ लीजिए, इसको कल लिखवा देंगे, ठीक। तटीय प्रदेश का मतलब क्या हुआ? हाँ भैया,
ये हो गया। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है और दक्षिण में भारत के क्या है, हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किसके भाग हैं, हिंद महासागर के भाग हैं, सारी चर्चा बता चुके हैं। हिंद महासागर का अगर दो तरफ का विस्तार है, एक बंगाल की खाड़ी और एक दूसरा अरब सागर की तरफ, तो जो दोनों तटीय प्रदेशों पर बसे हुए देश राज्य हैं हमारे, देखिए यहां गुजरात से तटीय सीमा लग रही है, गुजरात के प्रदेश से, गुजरात राज्य से जो तटीय सीमा हमारी शुरुआत हो रही है अरब सागर को टच करती हुई, ये किसका क्षेत्र है, अरब सागर को टच कर रही है। यहां खंभात की खाड़ी है जहां ताप्ती नदी गिराए थे, यहां पर महाराष्ट्र की सीमा है, किसकी सीमा है, महाराष्ट्र की। ये किसकी सीमा है, गुजरात की। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, काठियावाड़ का प्रदेश। कौन सा प्रदेश, काठियावाड़ का प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया ये, काठियावाड़ का। महाराष्ट्र से लेकर गोवा के तट को क्या कहते हैं, कहां, लुधियाना तो पंजाब में है यार। महाराष्ट्र से लेकर गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट। कौन तट भैया, कोंकण तट। केवल समझ लीजिए, कल इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। कोंकण तट से ये जो क्षेत्र है कौन सा है, कन्नड़ तट है। कौन सा है ये, कन्नड़ तट है। कन्नड़ तट के बाद केरल में क्या है भैया, कौन सा तट है ये, मालाबार तट। कौन सा तट, सुने होंगे मालाबार का नाम। ये तो हो गए भारत के पश्चिमी तट के स्थित तट हैं। पूरब में दो तट हैं जिसको कहते हैं कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। कोरो यहां पर जो है महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जिसका नाम है कृष्णा, कृष्णा नदी। कोरोमंडल तट तमिलनाडु से लेकर के कहां तक, कृष्णा नदी का तक का जो क्षेत्र है ये कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। और यहां उड़ीसा की जो उच्च भूमि है, यहां से लेकर के कृष्णा नदी तक क्षेत्र जो फैला है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। कौन कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। इन तटीय प्रदेशों पर चर्चा कल करेंगे, ठीक।